करके फिर दूसरा कर लीजिए। अच्छा बच्चों, हमने कल एक बात की थी कि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसकी बात हो रही होती है, ठीक है। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा हो, और हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से कोई एक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ द स्काई इज ब्लू, इज दिस अ सेंटेंस? सेंटेंस है, एक कंप्लीट आइडिया है कि आसमान नीला है, ठीक है। इसमें स्काई कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसमें स्काई को डिस्क्राइब किया जा रहा है। डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? किसी लिंकिंग वर्ब के साथ यूजुअली, ठीक है। सो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब बन गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूं कि they are going out of station, who are going out of station? they, इसमें दे को डिस्क्राइब किया जा रहा है या दे से कोई काम कराया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता था मैं कहती दे आर स्टूडेंट्स, इसमें दे कोई काम नहीं कर रहा, दे को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा, अब इन दोनों जुमलों के अंदर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि यहाँ पे हमारे पास एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो जब मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में हो सकता है कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करो और हो सकता है कि सब्जेक्ट से कोई एक्शन करवाया जा रहा हो, तो हमारे पास वर्ब्स भी दो तरह के हैं, वो जो एक्शन वर्ब्स हैं और वो जो बीइंग वर्ब्स हैं। अगर इज एम आर, अच्छा लास्ट रो ये यहाँ तक नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है यहाँ तक? अच्छा ओके, आपके आगे मेरा ख्याल है किसी का सर आ रहा होगा, आप इधर भी आ सकते हो, इधर फ्रंट पे भी एक चेयर है, ठीक है। इस लाइन से नीचे मैं वैसे लिखूंगी नहीं क्योंकि मेरा ख्याल है वहां से नजर नहीं आया, ठीक है। इधर दरमियान में भी एक जगह, वो तीसरी लाइन है। अच्छा, हमारे पास जब इज एम आर अकेला होता है तो हम कहते हैं कि ये बीइंग वर्ब है। मुख्तलिफ किताबों में आपको मुख्तलिफ नाम मिलेंगे, ठीक है। सो ये बीइंग वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब तब होगा व्हेन इट इज हेल्पिंग समवन, ठीक है। जब ये अकेला होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस जुमले के अंदर आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। जुमला चेंज हुआ तो उसका नाम चेंज हो गया, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। हमें जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये है कि ये दोनों जुमले जो कि एक्शन वर्ब के बगैर आए हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्काई को डिस्क्राइब किया जा रहा है और यहाँ पे दे को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जबकि दरमियान वाले जुमले में हमारे पास जो सब्जेक्ट आया उससे काम करवाया जा रहा है। काम करवाने के लिए जो चीज मैंडेटरी है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जिनकी फॉर्म्स होती है डिफरेंट, ठीक है। सो हमारे सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। वो लिंकिंग वर्ब की भी होती है, इज एम आर, प्रेजेंट हो गए, वाज वर, विल शेयर, लेकिन वो तो कांस्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रिपेयर की तरह उसमें सेकंड और थर्ड हर लफ्ज की अलग-अलग आ रही है, वो कांस्टेंट में आ जाती है, ठीक है। सो सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जा रही होती है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत कम जुमले, जैसे कल मैंने आपके सामने वो कमांड सेंटेंस बनाया था कि मेक अ सेंटेंस और मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग और राइट एन एसे। वो जो कमांड सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी हर जुमले में सब्जेक्ट होता है, एंड सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू वांट टू शो ऑफ एनीथिंग टू द एग्जामिनर दैट आई एम अ गुड कैंडिडेट, आई डिजर्व टू बी पास्ड, यू हैव टू शो दैट योर सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये होती है कि व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग दे बिलीव दैट दे आर नॉट सपोज्ड टू वर्क ऑन देयर सेंटेंस, दे आर सपोज्ड टू वर्क ऑन देयर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वोकैबुलरी से आप एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैबुलरी मतलब यू जस्ट नीड अ वर्ड। तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल क्या होता है कि आपको सेंस हो कि उस लफ्ज के साथ जस्टिस कैसे करनी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि बहुत बड़ा वर्ड आपने लगाया हुआ है थके हुए कमजोर से जुमले के अंदर जिससे उसका बोझ भी नहीं उठाया जा रहा,
इट वोंट मेक सेंस। ठीक है, आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है अच्छे सब्जेक्ट के साथ, तो आप अपने सब्जेक्ट में वेरिएशन लाते हैं, आप अपने बेस्ट जुमले बनाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, जो आप अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद आप अपने टॉपिक सेंटेंस स्ट्रॉन्ग रखते हैं ऐसे के पेपर में। आपके ट्रेसी वाले पेपर में यूजुअली पहले 2 जुमले जो होते हैं, उसमें पहले जुमले में वो आइडिया देता है, दूसरे जुमले में उसी आइडिया को रीराइट करता है। ठीक है, आपका काम ये होता है कि आपने पहला और दूसरा जुमला देख के उनको कंबाइन करके एक जुमला बनाना है। अब आपको जुमले की जितनी सेंस होगी उतनी ही वेरिएशन आपकी राइटिंग में आएगी। आपके लिए आसान हो जाएगा ना 2 जुमलों को मिक्स करना, अदरवाइज तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा जुमला इधर से उठाया आधा उधर से उठाया। लेकिन प्रेसिंग में इट बिकम्स मोर इजियर व्हेन यू अंडरस्टैंड सेंटेंस, के भाई सेंटेंस लिखते कैसे हैं, इसकी मैकेनिक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने 4 जुमले लिखे हैं। ही ईट्स, कंप्लीट है, खाता है, हल्का जुमला है, ठीक है, चीप सा है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। ही टेक्स, इज इट अ सेंटेंस? No. He goes, he becomes. Now problem is this कि he takes और he becomes में हमें समझ नहीं आई क्या है, कौन सी चीज है भाई, हमें नहीं समझ आई कि क्या बन गया। We have absolutely no clue। तो बाज़ औक़ात जो वर्ब होता है वो in itself complete होता है, मतलब हमने खाली वर्ब यूज किया, ठीक है, सो हमें समझ आ गई। और बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती, जैसे मैं यहाँ पे लिखती थी जी he arrived, हमें समझ आ गया कहाँ आए, ये बात की बात है, हमने जुमला बना दिया, जुमला बन सकता है। मैं कहती हूँ he takes tea, आप समझ आ गई? Yes, complete. अच्छा, ये भी तो हो सकता था he takes a shower, ठीक है, ये भी तो हो सकता था he takes a leave every week। takes में itself मानी नहीं है, we can use anything, ठीक है, हमें नहीं समझ आई कि खाली takes के साथ ये क्या है, ठीक है। अच्छा, he becomes, now we don't know, he becomes a member of, वैसे he has become होगा, ठीक है, he has become इसको कर देता है, he has become a member of parliament कर देते हैं, youth parliament, that makes more sense। अच्छा, और he has become a president, और क्या हो सकता है? CSP ये मैं सबसे पहले CSP लिखने लगी थी, फिर मैंने कहा वेट कर लूँ, कोई जुमला बना लेगा CSP से। तो he has become a CSP, ये जुमला आप इधर बना सकते हैं, आपने बोर्ड में नहीं, वो अपने पेपर्स में नहीं बनाना, because that would be like too obvious, ठीक है, कि आपने बिल्कुल ही हथियार डाल के आप बता रहे हैं, ठीक है, ओके जी। सो he can become anything, जब तक हम वो चीज नहीं लिखेंगे हमें समझ नहीं आएगा। अब इसमें, इस वर्ब में, इस वर्ब में क्या फर्क है? एक में ऑब्जेक्ट की लीड है, एक हमारे पास वर्ब ऐसा है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि चाहिए ही नहीं, अब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम कहेंगे जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है, लेकिन बात हमें ऑब्जेक्ट के बगैर भी समझ आ रही है। और एक वर्ड ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट के बगैर हमें बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट के बगैर हमें बात समझ आती है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव, और ऐसे वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब बीच में और चीज है, आपने ना ग्रामर में एक चीज याद रखनी है, हम थ्रू आउट दिस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। सो ग्रामर में इंपॉर्टेंट रूल्स जानना नहीं होता, ग्रामर में इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शन को जानना, ठीक है, क्योंकि जब वो करेक्शन देता है वो देता है एक्सेप्शन में से, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि वो जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता वो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। सो वी हैव ट्रांजिटिव, वी हैव इंट्रांजिटिव, and then we have words who are both transitive and intransitive at the same time, ठीक है। सो वो हमारे पास मिडिल वे भी आ जाती है। अब ये देखिए, ये जुमला बन सकता है, अब he goes is fine, लेकिन मैं कहती हूँ he goes to school, ठीक है, he arrived at the
एयरपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब ये वाले दोनों जुमले आपको पता चल रहे हैं। ईट्स के साथ में कुछ लिखना चाहती हूँ। लेट्स से ही ईट्स बिस्किट्स। ठीक है जी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी फर्क होता है। ठीक है, फर्क कैसे होता है? ओके, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम जो काम करते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। सब्जेक्ट डिस्क्राइब होता है या एक्शन होता है। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलता है कि जुमले में सब्जेक्ट क्या है? हम जुमले को चेंज करते हैं सवाल के अंदर। ठीक है, वी मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट और जो जवाब होता है वो सब्जेक्ट होता है। सो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम हु या व्हाट लगाते हैं जुमले में। ठीक है, अच्छा आपसे तो इस तस्वीर लेनी है थोड़ी देर बाद। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अच्छा, who eats biscuits? Who eats biscuits? ही हमारा जवाब है, he is the subject। ठीक है, अभी ये सारे ही वाले जुमले बने हुए ना, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। अभी वेरिएशन वाला जुमला लाते हैं, फिर देखते हैं। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या काम कर रहा है? वही खा रहा है। क्या खा रहा है? अब आप ये देखें कि ईट और बिस्किट के दरमियान में यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आई, नहीं आई। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगला जुमला देखें, ही अराइव्ड। हु अराइव्ड एट द एयरपोर्ट? ही ने क्या काम किया? कहाँ पहुंचा वो? एयरपोर्ट और अराइव के दरमियान में क्या है? preposition। प्रेपोजिशन। हम आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, द की। ये भी तो हो सकता था ही ईट्स अ बिस्किट, तो दैट इज टोटली फाइन। हम बात कर रहे हैं इस चीज की जिसे कहते हैं प्रेपोजिशन। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में प्रेपोजिशन आ जाए तो हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, ही टेक्स टी। क्या लेता है भाई वो? टी। ये टी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टी और टेक्स के दरमियान में प्रेपोजिशन नहीं आई। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टेक्स अ शावर, ही टेक्स अ लीव एवरी वीक। एवरी वीक क्योंकि यहाँ पे आ गया, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो एवरी वीक, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, इस तरह के जुमलों के अंदर हमें जब ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमारी सेंस ज्यादा क्लियर होती है। तो हमें समझ आई कि अच्छा, चाय पी है उसने, उसने शावर लिया है, उसने छुट्टी ली है, ज्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि उसके बगैर आपका वर्ब जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट के बगैर। ही गोज टू स्कूल। कहाँ जा रहे हो? स्कूल और गोज के दरमियान में वी हैव गॉट अ प्रेपोजिशन। तो टू स्कूल क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या बन गया? अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ प्रेसिडेंट, अ सीएसपी। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आई, तो ये है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या नो ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा अराइव्ड, ही अराइव्ड, फुल स्टॉप, तो उसमें नो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सो नो ऑब्जेक्ट के लिए हम NO यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए IO और इसके लिए DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ये एब्रीविएशन इसलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि जब मैं आपको अखबार पे काम दूंगी तो फिर आप जो लिखेंगे मुझे समझ आएगा कि आप सही लिख रहे हैं या गलत। पूरा पूरा तो लिखा नहीं जा सकता। मैम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन एम्प्टी है या वो हिडन है, छुपा हुआ है। ही अराइव्ड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट मतलब वो कहीं ना कहीं तो पहुंच गया है, मतलब ऑब्जेक्ट उसमें है। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। लाइक जैसे वो एम्प्टी आर्टिकल्स होते हैं। नहीं, एम्प्टी की सेंस में तो है बट हिडन नहीं कह सकते ना। ऑलराइट, जैसे मेकअप रेसी वाले में हमने कहा था कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड नहीं होता।
या हम उसको एम्प्टी नहीं कह सकते, इट्स नॉट गिवन ओवर देयर, ठीक है। Alright, ma'am. एब्सेंट कह सकते हैं, एम्प्टी थोड़ा सा वर्ड की चॉइस गलत होगी। Fine. अच्छा, अब ये देखें कि ये सारे हैं जुमले, बट ये जुमले आर इक्वल टू 0, they won't get you anything, they won't take you anywhere. Primarily, number one problem क्या है? Look at the subject. He. पेपर में जब आप जुमला बना रहे होंगे, ठीक है, उस जुमले में तो वो सही होता है या गलत होता है, लेकिन इंप्रेशन क्या होता है? अच्छा बच्चा क्या होता है? जिसका जुमला अच्छा होता है। तो 10 नंबर के सवाल के अंदर भी जब आप जुमला बनाएंगे तो आपने ही से ही बनाना, क्योंकि हमें पहली चीज जो सिखाई जाती थी वो क्या थी? नाउन प्रोनाउन के बारे में। पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। तो आप जो ही बना रहे हैं, हाउ इज इट अंडरस्टूड कि आप जिस ही की बात कर रहे हैं उसका मुझे पता है? पहले मुझे नाम तो बता दें, ही कौन है। तो आप मुझे बताएं कि अली बिकम्स समथिंग, अली टेक्स दिस, ठीक है। प्राइमरीली पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप बनाएंगे किसी नाउन से जुमला, भले किसी बंदे के नाम से बनाए। दूसरी बात ये कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत वीक है। क्या है सब्जेक्ट वन वर्ड का? ठीक है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, चलो वो भी छोड़ दिया। जो वो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? ईट कर रहा है, अराइव कर रहा है, वो कर रहा है, ये कौन से वर्ब्स हैं? We don't use them anymore, ठीक है। So these are ideas, these are sentences, इनमें subject verb है, but these are bad sentences. तो मैंने आपसे कहा कि sentence वो होता है जिसमें complete idea होता है। मैम जैसे ईट्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा ना। मैं एक्चुअली बताने लगी थी, वो जो मैंने बात की थी कि बाजू का हमारे पास वो होता है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है। ईट्स इज दैट वर्ब कि जब वो ऑब्जेक्ट के बगैर आता है तो वो इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट के बगैर जो आता है वो इंट्रांजिटिव है, लेकिन जब इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट आता है। मैंने ये बात यहाँ पे स्किप की कि मैंने मुश्किल ना होता है। यहाँ पे हमने जिसे इंट्रांजिटिव कहा है और यहाँ पे जिसे इंट्रांजिटिव कहा है उसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए हैं, लेकिन ईट्स वो बीच वाला वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी आता और जब ऑब्जेक्ट आता है तो डायरेक्ट आता है। इसमें दोनों क्वालिटीज, ठीक है। एनी अदर एग्जांपल? लाइक रन्स, ठीक है, ही रन्स अ मैराथन एंड ही रन्स, वो खाली में आ जाता है। ये काफी सारी मिल जाएंगी, वो हमारे पास जो एक्सेप्शन होती है ना वो भी 15-20 तो निकल ही आती है। मैम मगर वहाँ आपने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यही तो बता रही हूँ, ट्रांजिटिव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव की मिसाल है हमारे पास बिकम, ठीक है। इंट्रांजिटिव की मिसाल है हमारे पास गो। देन वी हैव अ वर्ड ईट। हमने कहा कि इंट्रांजिटिव वो होता है जिसमें नो ऑब्जेक्ट आता है, तो ईट को हम विदाउट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इससे ये बन गया इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर हमें ईट के साथ ऑब्जेक्ट लिखना हो, जैसे हमने गो के साथ लिखा था, तो हमने लिखा था टू स्कूल, ठीक है। अगर हमें ईट के साथ ऑब्जेक्ट लिखना हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके साथ लगता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ईट ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है, दोनों है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्ट। यस, नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ आई दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। मैंने अभी इसलिए उसको नहीं टच किया था कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था। मैम जैसे हम कहते हैं as we say he eats with the spoon, so we can't say he eats the spoon, so we need with. नहीं, he eats with a spoon, So with that is adverb phrase। वो क्या खा रहा है हमें ये नहीं पता। So with is an adverb. हाँ, वो adverb का काम, adverb phrase है, हमें ये नहीं पता चला कि वो क्या खा रहा है। He eats soup तो हो सकता है, he eats soup with a spoon, ठीक है। So that's an adverb phrase, ठीक है। अच्छा, अब सेंटेंस वो होता है जिसमें कंप्लीट आइडिया होता है, लेकिन अच्छा सेंटेंस क्या होता है? जिसमें डिटेल्ड आइडिया होता है। आपने अच्छा सेंटेंस बनाना है। अच्छा सेंटेंस वो होता है जिसे पढ़ने के बाद ना कोई शुबा ना रह जाए, जिसे पढ़ने के बाद ये ना हो कि भाई ये चीज मिसिंग है। एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। कंप्लीट सेंस ऑब्जेक्ट से भी आती है, ठीक है। कंप्लीट सेंस एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस से भी आती है। अभी जैसे ये वाला जुमला बनाया, ही ईट्स सूप विद
स्पून, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वीक, ठीक है। मैं कहती हूँ मैंने अच्छा जुमला बनाना है, तो मैं कहती हूँ अली हु इज सिक ईट सूप विद अ स्पून। वैसे तो सभी सूप तो पीते ही स्पून के साथ, लेकिन बाद जुमला बन गया है, सेंस के एतबार से जुमला इज करेक्ट। अच्छा जी, हु ईट सूप विद अ स्पून, दैट इज आवर सब्जेक्ट। अली जुमले में काम क्या कर रहा है? हु इज सिक वाला काम कर रहा है या ईट्स कर रहा है? क्या खाता है? अब ईट को हमारा एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ईट को डिफाइन किया जा रहा है कि स्पून के साथ ईट कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है जुमले के अंदर, ठीक। ये क्या है? हु इज सिक, एडजेक्टिव। प्राइमरीली अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। अली एक इंसान है, नाउन है। जो चीज नाउन को डिफाइन करती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये अली को डिफाइन कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब जुमले में शामिल किया तो जुमले में मान ही ऐड हो गया, ठीक है। अभी इसको वैसे ही डिस्कस, अभी हमने वो जो बीच वाले थे ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वाले दोनों वाले, अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया बिकॉज दे न्यू ऑलरेडी, सो आई मेंशन, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ, आप में से कुछ बच्चों को पता होगी, बाज़ वक्त कोई चीज लिखी होती है तो उसके बाद कॉमा आ जाता है। कोई इंफॉर्मेशन होती है जो दो कॉमास में आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन को जो दो कॉमास में आती है उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में क्या होता है, आप एक जुमला पढ़ना शुरू करते हैं और उसको आपको समझ ही नहीं आती कि जुमला कहाँ से कहाँ चला गया। यू डोंट नो, कहीं से कहीं चला जाता है, 2-3 लाइनों के बाद जुमला खत्म होता है तो आपको समझ ही नहीं आती कि वो बात किस चीज की कर रहा था। असल में आपने देखना था सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में फासला आ जाता है, तो आपको कंप्लीट आइडिया समझ ही नहीं आता। आपने पढ़ना कैसे होता है कि जो इसेंशियल या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल के आप जुमले को पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी कि वो किस तरह आती है। वो अक्सर हु, डैट और विच के साथ आती है मोस्ट कॉमनली, तो वो डैट और विच लगा के कोई आगे और बात शुरू हो जाती है। आप वो पढ़ते पढ़ते जाते हैं, जब वो वर्ब आता है आपको समझ ही नहीं आती कि वो इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक राइटिंग टेक्निक ये होती है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में फासला बढ़ाएं, फासला बढ़ा के कोई और बात करें, फिर आप दोबारा जाएं कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इस पे हम बहुत बाद में काम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, नाउ दिस इज अ गुड सेंटेंस। व्हाई दिस इज अ गुड सेंटेंस? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, और भी कुछ आ सकती थी, बट इट्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिटेल्ड है, इसमें और डिटेल्स भी शामिल की जा सकती थी, ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ अली रीड्स डाइजेस्ट, ठीक है, सही है। हु रीड्स डाइजेस्ट? अली क्या काम कर रहा है? रीडिंग का काम कर रहा है। क्या रीड कर रहा है? ऑब्जेक्ट। अली रीड्स डाइजेस्ट एवरी डे। अब ये एवरी डे क्या है? एडवर्ब। ये आपको बता रहा है कि रीड करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये आपको बता रहा था कि ईट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एवरी डे इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है जी। हम वर्ब और सब्जेक्ट तो लाजमी देते हैं जुमले के अंदर, लेकिन जब हम उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं तो फिर बात समझ आती है। एडवर्ब में यूजुअली हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, सॉरी एवरी डे इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है कि एवरी डे यू डू समथिंग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम वुड बी येस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये वाला टाइम का जो क्लू होता है, ठीक है। सिंस फ्रॉम दैट इज रेफरेंस ऑफ टाइम, लेकिन हम उसको पर्टिकुलरली अभी एकदम से प्लेस नहीं कर सकते, वैसे वो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं देता, ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव
क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके सब्जेक्ट को एडजेक्टिव ने डिफाइन करना है। तो हमें जो जुमले में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए वो क्या है? सब्जेक्ट। हमने वो रास्ते ढूंढने हैं, वो तरीके ढूंढने हैं जिससे हम अपने सब्जेक्ट को खूबसूरत कर सकें, डिटेल्ड कर सकें, अच्छा कर सकें। ठीक है, अली द CR is not coming these days। अब ये जो इंफॉर्मेशन है द CR, इससे आपको पता चल गया कि अली कौन सा है। Yes. ठीक है, अच्छा फिर मैं कहती हूँ अली Ali, the boy with a mole on his face, is not coming these days। अभी भी आपने अली को पहचान लिया, यहां पे रैंक था, यहां पे अली की डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, हाँ, और एक ये भी हो सकता था अली हु इज सिक। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये वाली दो और ये वाली, ठीक है जी, ये और ये जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अली हमारे पास एक नाउन है और ये अली को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने के अब तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये खाली एक ही एडजेक्टिव है, द CR, वन वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे काम। वैसे ये नाउन है, CR एक उधर, लेकिन ये उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव वन एक फ्रेज के तौर पे लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। इसको बल्कि एडजेक्टिव ना लिखे, कल को आपने परेशान हो जाना, इसको नाउन नहीं लिखना है, नाउन जो नाउन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ले लें, दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, यहां से लेके यहां तक। अब हम फ्रेज किसे कहते हैं? जैसे जुमला होता है ना जिसका मान ही कंप्लीट होता है, उसी तरह फ्रेज होती है, लेकिन फ्रेज का मान ही होता है अधूरा, पूरा मान ही नहीं होता, पूरी सेंस कन्वे नहीं होती। ठीक है, फ्रेज जरूरी नहीं होती कि 2 लफ्जों की हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लफ्जों की हो सकती है। इट कुड बी अ लिटिल लॉन्गर लाइक दिस वन, लेकिन फ्रेज जो होगी वो ऐसे ही शुरू हो रही होगी। मतलब किसी भी लफ्ज से, जैसे मैंने कल आपके सामने लिखा था पाकिस्तान एन एग्रेरियन स्टेट। ठीक है, एन एग्रेरियन स्टेट, तो वो अक्सर आर्टिकल से शुरू हो रही होती है, हु, डेट, विच से शुरू नहीं होती। ये जो इंफॉर्मेशन थी हु इज सिक, अच्छा यहाँ पे आपको द CR में द बॉय विद अ मोल ऑन हिज फेस, इसमें कहीं वर्ब नजर आया? दोनों में कहीं वर्ब नजर आ रहा हो? वर्ब से मुराद होती है इज, एम, आर, एक्शन वर्ब, कोई फॉर्म कुछ नजर आ रही हो? इसमें नहीं है। अली हु इज सिक, इसमें वर्ब नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ये काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज का। अब मैंने आपसे 2 लफ्ज शेयर किए हैं, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज एंड दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अभी फर्क क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है वो यूजुअली हु, दैट और विच के साथ आती है। क्योंकि हमने लैंग्वेज की बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड डिटेल्स में नहीं जाना, लिंग्विस्टिक्स की क्लास तो है नहीं, हमने हु, दैट और विच ये रिलेटिव क्लॉज में आते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में आते हैं। इसके अलावा कभी भी जुमले के अंदर आपने हाउ, वाई लगा हुआ देखा? जुमले के दरमियान में जो लगा होता है, वन wonders why this is happening. One wonders why. The question arises, why Pakistan is not building dams? वो जो दरमियान में लगा होता है ना, why, who, what, where, when, जो भी, उसको भी हम इसी में प्लेस कर देंगे, सेम कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, वैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है इसमें एडवर्ब क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में। तो हमने उसकी तफसील में कोई भी जाना, हम उसको सारे को एक ही कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं इसको बोर्ड को इरेज करने लगी हूँ, ये फ्रेज और क्लॉज के अलावा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं कि फ्रेज और क्लॉज क्या है। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, पहले तो मुझे ये बताएं कि कोई थोड़ी बहुत समझ आई है? पक्की बात है? नहीं है? अच्छा, बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इससे भी सिंपलीफाई हो सकता है। असल मसला ये कि यू नो दीस
sentences. You didn't know the types कि भाई ये वर्ब ये वाला चल रहा है, ये यहाँ पे ये कर रहा है, सिर्फ ये फर्क है। जुमला आपको पता है, मैं आपको नाम बताए जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको नाम आता होगा तो आप पंक्चुएट कर सकते हैं, अगर आपको नाम आता होगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको नाम आता होगा तो आप इसके साथ स्टाइल मार सकते हैं। लेकिन जब आपको नाम नहीं पता होते तो फिर आप कुछ भी नहीं करते लैंग्वेज के साथ, फिर आप डरते हैं लैंग्वेज से कि पता नहीं लैंग्वेज में हो क्या रहा है। अच्छा जी, कौन बोलने लगा था वैसे? जी ये जो अभी आपने बताया इसके लास्ट में वाई जब हम लगा रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। मैम पहले वाले को शो करें पॉलिटी बुक वो क्या है, ये टेबल है जहाँ बुक पढ़ी थी वेयर द बुक बीच में हम यूज करते हैं बाय हाँ नहीं, अब आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगेगा। हमारे पास दो तरह के सवाल होते हैं, बोर्ड साफ करके करना दो तरह के। बोर्ड साफ करने से पहले मेरा क्वेश्चन ये, ही टेक्स अ लीव एवरी वीक, तो हम अ की जगह, नो डाउट इट इज आर्टिकल, हम इसकी जगह वन क्यों यूज करते हैं आर्टिकल में? लाइक हम वन भी लगा सकते हैं, वन और आ का मतलब दोनों का यही होता है, ठीक है। सो अ इज, अगर ये यहाँ पे वन का यूज कर रहा है तो he मतलब takes one leave every week is okay fine, Alright, fine. दोनों एक के लिए आती हैं। लेकिन आर्टिकल हम ज्यादातर, अब शावर भी तो उसने एक ही लिया ना, he takes one shower, one is more like when we are getting something actually, वो जो tangible चीजें होती हैं, कोई चीज लेना खरीदना, उस सेंस में ज्यादा हो जाता है। पोजेशन की सेंस में he has, वैसे हम उसमें भी he has one car नहीं करते, हम he has a car, Yes, ma'am. दोनों का मान ही सेम होता है बट इट्स मोर लाइक इन फ्लो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी सवाल के बाद जरा बोर्ड साफ करते हैं। Thank you. आप लोग थोड़ी सी चेयर उधर कर दो। सारा क्लीन कर दूँ मैम? नहीं, ये दो रहने देना, ये सारा ही रहने दो, सारा कर दो साफ। पिक्चर ली हुई है मैम वैसे। मैं आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बनाती हूँ ना, तो उसमें पिक्चर के साथ साथ शेयर हो जाएगी। और ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो रही कि आराम से आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद आप कहें कि मिस वीडियो को एक्सेस दे दें, ये इसलिए कि अगर कभी गलती से आपकी क्लास मिस हो जाती है, ठीक है। और 2-3 बच्चे हैं जो मुझे बता के गए, उनका कोई टेस्ट था सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम से, सो उनको बाद में मैंने एक्सेस देनी है। और इन केस आप छुट्टी कर लें किसी वक्त, तो ये तब के लिए, ये इसलिए नहीं है कि आप सोते रहें घर में, और रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो फॉर ऑल गुड थिंग्स बट नॉट फॉर दोज हु रिमेन एब्सेंट। एंड मैम इन वीडियोस का एक्सेस उसे ही मिलेगा जो पेज को लाइक और इनवाइट करेगा, राइट? लाइक माय पेज, share it with your friends, Already liked. ठीक है, and bring along 20 people who like the page and you'll get this. अच्छा, हमने बात शुरू की थी सेंटेंस के साथ कि सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो हम किसी बहुत बड़ी चीज की बात कर रहे होते हैं। सेंटेंस इज एक्चुअली मैग्नानिमस, सेंटेंस इज एवरीथिंग। पूरी की पूरी आपका जो एस्से होता है, कोई भी राइटिंग होती है, पैराग्राफ हो गया, हर चीज आपकी सेंटेंस पे डिपेंड करती है कि आपने सेंटेंस कैसा बनाया। वो बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। फ्रेज, मैंने फ्रेज से शुरू इसलिए नहीं किया था कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी नहीं होती, तो उनको लगता है कि पता नहीं इसने कौन सा चैप्टर खोल लिया है, ये तो हमें पता ही नहीं था, कोई नई चीज है। सेंटेंस वो था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब था। सब्जेक्ट और वर्ब से मुराद है किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जब आपने सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप हु या व्हाट लगा के उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट वो है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, सब्जेक्ट वो है जो कोई काम कर रहा है। फ्रेज हर वो चीज है जो सेंटेंस नहीं। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट आइडिया है, ये है लिटिल आइडिया। लिटिल मीनिंग कह लें, आइडिया भी नहीं है, आइडिया तो फिर एक सेंस बना रहा है, ठीक है। फ्रेज जो है इट मेक्स लिटिल सेंस, लिटिल सेंस। मैं आपसे कहती हूँ
4 चीजें लिखी हैं, एक तो भी आप इसके ऊपर जुमला बनाएंगे। जुमला बनाने से पहले ड्यूरिंग समर वेकेशंस, व्हाट ड्यूरिंग समर वेकेशंस We get a lot of homework. हाँ you will get a lot of homework, but यहाँ पे we get nothing, ठीक है। आफ्टर द क्लास व्हाट लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं आपसे कहती हूँ ना उस चंक में, तो आपने उतना ही पढ़ना है, आगे भी हम जुमला लगाएंगे इसके, लेकिन आपने उन्हीं 3 लफ्जों में देखना है, ठीक है। गोइंग आउट ऑफ द क्लास, who is going out of the class? Students. But they are not written over here. So students might be going out of the class, teacher might be going out of the class, anybody can, a lizard can be going out of the class, ठीक है। Anyone can go out of the class, but from this information we don't know who is going out of the class, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि who is going out of the class, यहाँ पे नहीं लिखा कि कौन बंदा गया क्लास से बाहर। What about verb? गोइंग क्या है? वर्ब है ना, लेकिन ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो यहाँ पे इज लगा होता। गोइंग, इंग जो है ना वो बगैर इज एम आर वॉज वर्ब के है ही नहीं, ये वर्ब ही नहीं है, ठीक है। टू फाइंड द आंसर, व्हाट, हु इज फाइंडिंग द आंसर, वी डोंट नो। दूसरी बात ये कि अब आप कहेंगे फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये लिखा है टू, तो कौन सा टेंस है जो टू से शुरू होता है? ये छोड़ दें आगे कुछ है या नहीं है। किस टेंस में आपको पढ़ाया गया है कि आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? किसी भी टेंस में नहीं पढ़ाया गया। इस वाले वर्ब को कहते हैं इंफिनिटिव। ये है सारे नामों का चक्कर। ग्रामर इज ऑल अबाउट नेम्स। इसको कहते हैं, ये जो देखने में नहीं, दिस इज पार्टिसिपल, ठीक है। जेरेंड और पार्टिसिपल शक्ल में मिलते जुलते हैं, हमें सिर्फ देखना है कि फंक्शन क्या चल रहा है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव का यूज है। हाँ, ये है इन्फिनिटिव, ये इनके नाम है, ठीक है। सो ये वर्ब नहीं है, ये है इन्फिनिटिव, मतलब ये वर्ब ही है। आई डू अंडरस्टैंड, दिस इज वर्ब, और ये भी वर्ब है देखने में, ठीक है। लेकिन इसका नाम है इन्फिनिटिव और इसका नाम है पार्टिसिपल, तो ये वर्ब नहीं है, नाम बदल गया ना, ठीक है। इन माई ओपिनियन व्हाट, इन 3 लफ्जों में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जल्दी से जरा इन 5 में से किसी एक से जुमला बनाएं, जल्दी से। फिर मैंने बोर्ड पे वही जुमला लिखना है। जुमला में इस्तेमाल करें ना, कॉपी में बनाना है जुमला। और अच्छा जुमला बनाना है। अच्छे से मुराद है गिव मी सम इंफॉर्मेशन। नहीं सर, तो मेरी बात सुने, इसको थोड़ा सा टिल्ट ही करना था। बच्चे आप उनको जरा इसको थोड़ा सा टिल्ट करो ताकि बोर्ड पूरा। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि फोन का बॉर्डर है या व्हाइट बोर्ड का बॉर्डर है। व्हाइट बोर्ड का बॉर्डर है ये ब्लैक, नीचे वाला नहीं पूरा नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं, ये उसको ना वो जो साइड पे हैंडल है ना उससे करके देखो यार। ये थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन ये जरूरी काम है, फिर बाद वाले बच्चे को नजर नहीं आएगा। फोन को सेंटर में रख के देखा आपने कि टेढ़ा आ रहा है सर बोर्ड। मैं वो पता क्या है,
इसको ऊपर से खोल के ना दोबारा सेट करना पड़ेगा। यहाँ से लॉक खोलना है, वहाँ से सेट करना नहीं नहीं, वो लोग तो वो ये ऊपर नहीं कर। अच्छा जी, बना लिया किसी ने जुमला? हाँ जी, बताएं जरा। In my opinion, I will get married next year. वेरी गुड। और इन माय ओपिनियन से किसी ने जुमला बनाया? In my opinion, this marriage is the one of the benefit between the इस वाले द जुमला इज करेक्ट। जब हम इन माय ओपिनियन अगर लिख ही रहे होते हैं ना, देन यू हैव टू से समथिंग यूनिक, बिकॉज दैट इज व्हाट एवरीवन सेज। इसकी सेंस के हिसाब से बात करें, ठीक है? In my opinion, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. द प्रॉब्लम इज द सेम, Okay. ठीक है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन में, तो आप वही कह रहे हैं जो कि एक कॉमन ओपिनियन है ना। Okay. इसमें इन माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए था। In my opinion, education plays a vital role in the development of a country. ओके फाइन। हाँ जी, In my opinion, accepting and respecting cultural diversity is नीचे से नहीं आ रहा। नहीं, नीचे तक लाना भी नहीं, सिर्फ नहीं कहाँ ये तो तक पूरा आ रहा है। आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, यहाँ से पूरा वहाँ तक नहीं है, जहाँ तक आप देखती हैं वहाँ तक। वो ये नीचे वाला अच्छा, बॉर्डर मुझे नहीं बता आ दो कहाँ तक आ रहा है? मैं यहाँ तक आ इन रहा है। बस इन माय ओपिनियन तक की, जी बिल्कुल। चलें, ओके, थैंक यू। हाँ जी, In my opinion, accepting and respecting cultural diversity only leads to national integrity. In my ओनली opinion, की प्लेसमेंट गलत है, जुमला इज गुड। हाँ जी, in my opinion, the water crisis issue is going to be resolved after building the dams. फाइन। In my opinion, America has taken a good decision to release artificial pilots as a peace gesture. ओके, यू आर राइट, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज इमरान खान। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है? अच्छा, अब पहली बात तो ये कि मैंने ये इतना ओपिनियन ले लिया था, लेकिन आप सबका जुमला है गलत। क्यों गलत है? There are some non-native English expressions. Non-native, हम non-native English speakers है ना, हम native speakers तो है नहीं। हम कहते हैं in my opinion, और कोई नहीं कहता, ठीक है? ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि आप लिखने से कोई खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाएंगे। बट इफ यू वांट टू से व्हाट यू थिंक और व्हाट यू बिलीव, तो आप कहेंगे आई थिंक, आई बिलीव, एज आई परसीव इट, दैट वुड बी द राइट एक्सप्रेशन, ठीक है? अच्छा, और इन माय ओपिनियन क्या बात है, हम एक प्रेस ही करेंगे 2017 वाली, ठीक है? अब ये जो आप लोगों ने बात की, मतलब जो कॉमन बात है जब आप उसकी बात करते हैं, उसमें वो कहता है बंदा, आई फॉर वन थिंक, कहता है मैं हूं वो जो सोचता हूं कि दुनिया में जितना फसाद है, दुनिया में जितनी मसाइल है, वो उन लोगों की वजह से है जो तुले हुए हैं कि हमने कुछ करना है, ना कि उन लोगों की वजह से जो आराम से सोते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हार्मलेस है। मसला उन लोगों के साथ है who are always doing something and they don't know when they should not be doing something। अब ये कितना हटके आइडिया, मतलब हम तो हरकत में बरकत ही समझते आए हैं, हम तो कहते हैं कि जो लोग कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो सो रहे हैं वो खोते हैं, लेकिन उसने आइडिया एक नया दिया, ठीक है? सो जब आप कोई बहुत हटके बात करते हैं तो आप अपने आप को लेकर आते हैं, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ता है कि मैं हूँ वो महाशय जिसने ये बहुत अजीम आइडिया दिया। किसी को कोट करना पड़ता है ना, जब आइडिया बहुत हटके होता है तो आप कहते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन ऐसा होगा, आई थिंक, आई बिलीव, एज आई परसीव इट, इन माई ओपिनियन नहीं कहना, ठीक है? इसकी अभी से आदत डाल लें। कल को इंटरव्यू में आपसे कहे कि जी व्हाट डू यू थिंक, ठीक है? या इन, तो आप अब आगे से कहें इन माई ओपिनियन। इन माय नोशन भी नहीं आएगा क्या, या वो है? नहीं आया। ये तो नोशन का वैसे ही यूज चीज नहीं है। अच्छा, मैंने
I assume is fine. एक होता है हम पढ़ते हैं कि he was of the view, तो ये कैसे होगा? सही होगा? He was of the view, ये उसका ख्याल था ना, सही। ठीक है। हम किसी का कह सकते हैं in KK Aziz opinion, वैसे opinion is very weak, हम ये कहते हैं KK Aziz argues, opinion तो होता है बड़ा crude सा, मैं कहती हूँ I don't like Imran Khan, now that is my opinion, anyone can have any opinion, it's very weak, even the word opinion is very weak, and then this expression is wrong. Opine यूज करते हैं इसकी जगह पे, you opine। नहीं, opine का word तो use होता है, that is fine, Aziz KK Aziz opines, हाँ वहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं ना कि कैंडिडेट इज व्यू दैट In KK Aziz view या KK Aziz views this situation, हाँ ठीक है। हाँ जी, इधर से कोई, अच्छा ओके ठीक है, हम वो opine ले आते हैं। Opinion is very weak, opinion is a noun, opine is a verb, ठीक है। दूसरी बात ये कि opinion itself is very weak, और in my opinion कोई चीज होता ही नहीं, मतलब how can you quote your own self? इसका भाई है वो दूसरा expression according to me, वो आपको comprehension में सवाल देता है, do you agree with the writer? आप आगे से कहते हैं according to me the writer is right, you are quoting yourself, ठीक है। That won't make sense, you can't according to your own self नहीं कर सकते, ठीक है। और in my opinion is very weak लिखने का मकसद ये है कि there are some things that you should avoid, so from now onwards whenever you are going to say something, say I believe, I think, and when you are a little doubtful, so I assume, as I perceive it is more like कि मैं एक student हूँ, but as I perceive this situation, I think that building dams is not the solution, particularly when the country is bent on building a dam on a fault line, ठीक है। So as I perceive it, this is wrong, ठीक है। So आप उसको अपना जरा वो layman वाला टच देते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा ऐसा ही थोड़ा, layman तो गलत हो जाता है, layman is more like एवरेज बंदा जो पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलता है, ठीक है। सो वो आप एक ग्रेजुएट वाली सेंस देते हैं। हाँ जी, इन माई ओपिनियन को तो हमने कर दिया क्रॉस, जुमले हो गए गलत। दूसरी बात ये इन माई ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू मी इज इनफॉर्मल। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क आपको पता होना चाहिए। मी एंड माई फ्रेंड्स, आपने फेसबुक पे तस्वीर लगा दी, ठीक है। नाउ इसमें दिस इज करेक्ट इनफॉर्मली, बट दिस इज रॉन्ग। देयर इज नो मी, आई एंड माई फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम जब कैप्शन लगाए उसको सही लगाएं, ठीक है। सो आई एंड माई फ्रेंड्स। अच्छा जी, टू फाइंड द आंसर, हाँ जी, टू फाइंड द आंसर, टू फाइंड द आंसर नहीं, To find the answer, we must analyze the situation thoroughly. Paying who is analyst browsing book to find the answer of correct situation. दोबारा ही, Paying who is analyst browsing book to find answer of correct scenario. गुड एफर्ट, गुड। बाजू का जब हम किसी लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं ना, जैसे ब्राउज करना, तो वो हम यूज करते हैं वेब के लिए, ठीक है। जब हम किसी को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा के यूज करते हैं तो इट गिव्स सच अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। लैंग्वेज में ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इसी तरह अब उसने ब्राउजिंग का वर्ड यूज किया किताबों के लिए, दैट इज वेरी गुड। सादा सा जुमला, ठीक है। अच्छी बात, वैसे अच्छी बात यह है कि सादे से जुमले से मुराद है कि उसने वो फौरी तौर पे बैठ के वो इसेंशियल नॉन इसेंशियल लगा के बना दिया, लेकिन दिस इज गुड एंड दिस इज अ कॉमन वर्ड। मुनीर अकरम इज अ वेरी गुड राइटर। मुनीर अकरम क्या करता है, वो कहता है इंडिया wants to dam Pakistan's rivers. India wants to dam. Dam noun होगा, उसने डैम को एज इंफिनिटिव यूज किया, एज अ वर्ब यूज किया। उसने ये नहीं लिखा कि इंडिया इज बिल्डिंग डैम्स, उसने कहा इंडिया वांट्स टू डैम पाकिस्तान रिवर। ये इतनी सी चीज एग्जामिनर को बता देगी कि आपकी लैंग्वेज की ग्रिप कितनी है, प्रोफिशिएंसी कितनी है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड वर्बोस लैंग्वेज, यू जस्ट नीड स्टाइल, और ये है स्टाइल।
दिस इज ऑल्सो स्टाइल। क्या आपने कहीं से लफ्ज उठाया, देन यू नो आपने ब्राउजिंग का इस्तेमाल ही बदल दिया, ठीक है। अच्छा जी, ओके। गोइंग आउट ऑफ द क्लास, अभी तक जिसने ना बताया हो आप बताएं। मैंने दूसरा बताया। ओके, बता दें। During summer vacation, the student went for an adventurous journey. During summer Okay, so the students went for an adventurous journey. Okay, good. हाँ जी. During summer vacation, only my cousin goes to countryside. Okay, so the good thing is कि आप लोग उस चीज को already use करना शुरू हो गए। अली, my cousin goes to countryside. अच्छा, अब ये goes to countryside नहीं हो सकता, goes to a countryside और the countryside। a countryside का मतलब है किसी भी countryside पे, किसी भी गांव में, ठीक है। और the countryside का मतलब है लेट्स से हमारे गांव, ठीक है। हम जो जुमला बना रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कभी भी, तो उसका मतलब ये होता है कि जिससे बात हो रही है, पेपर में लिख रहे हैं तो वो बंदा, किसी से बात कर रहे हैं तो वो बंदा, उसको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं द, ठीक है। और अगर हम किसी की भी बात कर रहे हैं एनी, तो फिर हम कहते हैं अ। अच्छा जी, ये मुझे बताएं आफ्टर द क्लास। Ma'am, going out of the class, we should observe discipline. Okay, fine, good. After the class, attendance marked by the teacher. Attendance marked by the teacher. Attendance was marked. बड़ी crucial mistake, बड़ी सही वाली मिस्टेक हुई है, मतलब दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। फाइन जरा, आफ्टर द क्लास Attendance marked by the teacher. ये अब मैंने भी बोल दिया ना वॉज, तो सबको वॉज आ गया। किसी किसी को आता भी होगा। अच्छा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। After class, I leave the classroom. ओके, आफ्टर द क्लास आई, अच्छा ये आफ्टर द क्लास आई लीव द क्लासरूम बिकम्स मोर लाइक अ हैबिट, आई लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक है। वो इस अभी हमने टेंसेस डिस्कस नहीं किए। इंडेफिनिट में ना हम हैबिट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आफ्टर द क्लास आई लीव द क्लासरूम, ये हैबिट। I will leave the classroom. ओके, देन दैट्स फाइन। Going out of the class, Ali, the pessimistic student of the class, is the. Ali is my height and he is not pessimistic, ठीक है, but okay, ठीक है। The most pessimistic student in the class, ठीक है। जब आप इन दी क्लास कह रहे हो ना, तो फिर उसको थोड़ा सा एडजेक्टिव की डिग्री लगा के हम सेट कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी। After the class, I always revise the lecture. Good. After the class, I always take tea. You can. With biscuits. After the class, we submit the fee. Very good. Okay जी, so अच्छा अब ये देखिए कैसे कॉन्टेक्स्ट में बैठ के जुमले बन रहे हैं। This is what happens when you are making a précis. You have an idea in front of you, और फिर आपके उसी में से जुमले बन रहे होते हैं, ठीक है। उसी में रह के मसला वहां पे आके हो जाता है जब आप उसके जुमले में वेरिएशन नहीं ला सकते। Now all of you are playing with the idea, ठीक है। एक जगह पे फिट कर लिया, दूसरी जगह पे क्लास से रिलेटेड हो गया, अटेंडेंस से रिलेटेड हो गया, फीस से रिलेटेड हो गया, आप उस कॉन्टेक्स्ट में घूम रहे हैं। प्रेसी में जब आइडिया मुश्किल होता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस आइडिया के साथ प्लेस करना, फिर आप उसके साथ स्टक हो जाते हैं, ठीक है। सो यू कांट डेविएट, आप उसी लैंग्वेज में घूमते रहते हैं, ठीक है। सो हमने वहां तक पहुंचना है जहाँ पे हम ऐसे ही प्रेसी वाले पैराग्राफ के साथ करते हैं। गोइंग आउट ऑफ द क्लास, When I entered into the class, the teacher was going out of the class. Because I was in it. when I Entered into the class, the teacher was going out of the class. Because I was in it. ओके, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स जुमला हो गया। गोइंग आउट ऑफ द क्लास बिकॉज I was very late. I was late. गुड सेंटेंस, लेकिन आपने गोइंग का वो इस्तेमाल नहीं किया जो रिक्वायर्ड था, बट द सेंटेंस इज गुड। हाँ जी।
Ali is going out of the class to grab a cup of coffee. अच्छा, Ali is going. It is the same sentence. Ali is going out of the class to get a cup of coffee or grab. हाँ जी. मैडम इसमें इन या इनटू का प्रॉब्लम नहीं सेंटेंस में. When I entered in the class, into the class, both are into और in जो होता है ना बाजू का into movement किया. जब हम एरिया की सेंस में बात कर रहे हैं तो both can work. ठीक है, कई जगह पे वो सिर्फ एक होता है, जैसे ऑफिस होता है ना उसमें more towards दोनों आते हैं. ठीक है, so ये entering is more like from a door type of something कि आप एक closed inclusion में आ रहे हैं. It's more like that sense वो देगा. ठीक है, so in भी आ सकता था, into भी आ सकता था, both are correct. ये सरफेस के साथ ताल्लुक है. बट इन कैन बी यूज्ड. Yes. हाँ जी, और कोई जुमला गोइंग आउट ऑफ द क्लास, वो कौन सा था एक जुमला? आपका वाला ही था. Going out of the class, I excuse the teacher for some query. ये गलत हो गया. I excuse the teacher. Going out of the class, we should maintain discipline. हाँ, और I ask the teacher या I stop the teacher for an inquiry. ठीक है? Okay, so we should observe or maintain discipline. Observe discipline. Okay जी. A little about preposition, क्योंकि अभी ये वाली थोड़ी सी बात ही होगी. काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम मुख्तलिफ क्लासेस में थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन वो हमने अलहदा पढ़नी है. So there will be a separate class on verb. So don't think कि transitive और intransitive आज कर लिया. There will be a separate class on preposition. ठीक है, but because it's being written over there, so let's discuss it. हम जब किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं to. He went to Murray. ठीक है, अक्सर एक लफ्ज के साथ दो prepositions भी लग रही होती हैं. हम कहाँ गए? वो to Murray है. क्यों गए? The students went to Murray for an adventurous journey. तो यहाँ पे for क्यों लगा? क्योंकि ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे गए थे. to ये है क्यों गए थे. तो ये दोनों लग रहे हैं साथ. ठीक है, so went के साथ for भी लग गया, went के साथ to भी लग गया. ये चीज आप तब देखते हैं जब आप preposition याद कर रहे होते हैं और आपके सामने वर्ड होता है except. तो आप क्या कहते हैं? नहीं सॉरी agree. आप बंदे के साथ agree करते हैं तो क्या होता है? agree with. किसी चीज के साथ, किसी मुआहदे के साथ, टर्म्स के साथ करते हैं तो agree to. ठीक है, किसी चीज के ऊपर agree करते हैं, म्यूचुअल होती है on. ठीक है, डिपेंड ये करता है कि बाद में जो चीज आ रही है ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे वेंट है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? पर्पस. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो हम उसके हिसाब से प्रेपोजिशन लगा देते हैं. इस प्रेपोजिशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि आगे क्या है. और ये वाली जो प्रेपोजिशन थी इसका ताल्लुक है सरफेस के साथ. जैसे you guys are sitting in the chair. Why in the chair? Because this chair has arms. तो इसका ताल्लुक है कि चेयर कैसी है. ठीक है, अगर आप स्टूल पे बैठे होंगे तो हम कहेंगे ऑन द स्टूल, या अगर आर्मलेस चेयर होगी तो हम कहेंगे ऑन द चेयर. ठीक है, इन द सोफा. ठीक है, इसका ताल्लुक हो जाता है सरफेस के साथ. तो प्रेपोजिशन दो तरह की होती है. एक वो जिसका ताल्लुक सरफेस के साथ होता है और दूसरी वो जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है. ठीक है, दो तरह की हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? अब हम देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. During summer vacation, Ali, my cousin, goes to a countryside. Who goes to a countryside? This is your simple subject. Subject हमारे पास दो तरह के हैं. एक है simple subject और एक है complete subject. Who goes to a countryside? Ali, my cousin. This is your complete subject. अखबार में आपके सामने कंप्लीट सब्जेक्ट आता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि आपको आइडिया समझ नहीं आता. ठीक है, पाकिस्तान, that which is a democracy for more than 70 years and has struggled a lot with democratic rulers, is going to introduce something. ठीक है, so वो पाकिस्तान is going to introduce something के दरमियान में बहुत बड़ा आइडिया आ रहा है. So हम हिस्ट्री में चले गए. अब वो वापस आया तो हमें नहीं समझ आई कि वो किसको किससे जोड़ रहा था. ठीक है, सो हम जब अखबार में कोई चीज देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है. उससे हमें समझ आती है कि यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा.
इसके लिए आपको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, अली माई कजन गोज टू अ कंट्री साइड, अली ने क्या काम किया है? गोज, दिस इज द वर्ब, कहाँ गया है? ये ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रेपोजिशन आई है? तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम ड्यूरिंग समर वेकेशन को निकाल दें तो भी जुमला मुकम्मल है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा ना। अगर हम ड्यूरिंग समर वेकेशन को रख लें तो हमें थोड़ी बात ज्यादा समझ आ रही है कि भाई कब गया, ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ ड्यूरिंग समर वेकेशन अली माई कजन गोज टू अ कंट्री साइड विद हिज क्लास फेलोज, थोड़ी ज्यादा समझ आई। फॉर 2 weeks with the permission of his parents. By road. Good. By road. Through motorway. All the friends. बस जगह खत्म हो गई है। ये सारी फ्रेजेस हैं। Now just tell me one thing. उस जुमले को देखें और इस जुमले को देखें, फर्क पड़ गया जमीन आसमान का। This is a detailed sentence. Ali, my cousin, goes to a countryside with his class fellows for 2 weeks with the permission of his parents by road through motorway. हमने क्या किया? हमने जुमले में डिटेल ऐड की है। जुमला क्या था? सब्जेक्ट और वर्ब। तो जुमला तो ये भी हो सकता था अली गोज, लेकिन अली गोज won't take you anywhere. I as an examiner need detail. Give me detail. भाई कहाँ गया है, क्यों गया है, कब गया है, किसके साथ गया है, ये सारी डिटेल आप ऐड करते हैं फ्रेज के थ्रू। तो अच्छी अंग्रेजी का बहुत दफा कोई ताल्लुक नहीं होता सेंटेंस की टाइप के साथ, उसका ताल्लुक होता है फ्रेज के साथ। अब मैंने आपसे कहा ये सारी फ्रेजेस हैं, मुझे कैसे पता चला? फ्रेज की पहली टाइप है Excuse me. This practice of adding details to the sentence we should observe in essay or essay, because in essay we प्रेसी में एक्चुअली हमें कुछ ऐड नहीं करना होता। प्रेसी में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है ना, हम उसके साथ एसेंशियल या नॉन एसेंशियल क्लॉज लगा देते हैं, 2 जुमलों को मर्ज करना होता है, ठीक है। उसमें हमें ये चाहिए होता है, ठीक है। बाकी ये आपके काम आएगी ऐसे के अंदर। दूसरी बात ये कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि जब आप स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा तर्जुमा करते हुए स्ट्रक्चर का तर्जुमा कर जाता है। जैसे जैसे वो उर्दू में लिखता है वैसे वैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं। वहां पे हमें ख्याल रखना पड़ता है कि किस चीज को कहाँ पे प्लेस करना, ठीक है। अच्छा जी, फ्रेज की एक टाइप है जिसे कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। दूसरी टाइप है जिसे कहते हैं इंफिनिटिव फ्रेज, और तीसरी टाइप है जिसे कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। वो जो एडवर्ब फ्रेज थी और एडजेक्टिव फ्रेज थी उसको साइड पे कर दें, ये बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम कर रही है, फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। मुझे कैसे पता चला कि ये सारी फ्रेजेस हैं? ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन, विद इज अ प्रेपोजिशन, फॉर इज अ प्रेपोजिशन, विद, ऑफ, बाय, थ्रू, ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस, ठीक है। सो मैंने जुमले में प्रेपोजिशंस लगाती गई और जुमले में डिटेल आती गई, ठीक है। और ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है जी। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप कंफ्यूज ना हो तो फिर अभी बता रही हूँ, ये टू अ कंट्री साइड जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, और ये एक फ्रेज भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फॉर एन एडवेंचरस जर्नी भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी इसके 2 नाम है। इसका नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इसका नाम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। He arrived at the airport. At the airport एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है और at the airport इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, दोनों चीजें, ठीक है। After the class, attendance marked by the teacher. इसमें गड़बड़ क्या हुई? Now this is a very common mistake. What was marked by the teacher? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अटेंडेंस में खुद
मार्क होने की सलाहियत नहीं है, नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर इसमें सलाहियत ही नहीं थी तो हमें जुमला बनाना चाहिए था, जुमला टेक्निकली होना चाहिए था द टीचर मार्क द अटेंडेंस आफ्टर द क्लास, ठीक है। द टीचर मार्क द अटेंडेंस आफ्टर द क्लास में इंपॉर्टेंट है टीचर, टीचर सब्जेक्ट है। अब अटेंडेंस वाज मार्क्ड आफ्टर द क्लास का मतलब ये है कि अटेंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हो सकता है बच्चे जल्दी चले जाते हो सकता है कुछ बच्चे लेट आए हो, ठीक है। हो सकता है कि अटेंडेंस के थ्रू कोई पीनलाइज करना हो, कोई फाइन हो या कुछ और हो। हम ये देखते हैं कि जिस चीज को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कितनी है। अब होना तो चाहिए कि पाकिस्तान शुड बिल्ड डैम्स, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? डैम्स शुड बी बिल्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। सो बाजू का हम उस चीज को सब्जेक्ट बना देते हैं जिसमें वो काम, अब डैम्स शुड बी बिल्ड, डैम खुद तो बिल्ड नहीं हो सकते कि डैम में बिल्ड होने की सलाहियत है। डैम स्टोर तो कर सकते हैं, डैम बिल्ड ही नहीं हो सकते। अटेंडेंस खुद को खुद मार्क नहीं कर सकती, कोई और मार्क कर रहा है, लेकिन हमने उसे सब्जेक्ट क्यों रखा? क्योंकि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट थी, हम एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे थे। ये वाला जुमला होगा पैसिव। पैसिव से मुराद क्या होती है कि हमारे जुमले में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। एक्शन उससे करवा रहे हैं लेकिन एक्शन की उसमें सलाहियत नहीं है, तो हम कहते हैं ये अटेंडेंस वाज मार्क्ड, ठीक है। एक्टिव पैसिव पे we'll have a separate class, but because it came up. Ma'am, what if we rewrite the sentence as after the class attendance marked by the teacher was faulty? Attendance that was marked, it will stay passive. Attendance that was marked by the teacher was faulty. We can say that attendance marked by the teacher was faulty, like with a comma. हाँ, attendance comma marked by the teacher, now that's fine. That is a participle phrase. इस जुमले को वैसे लिख लें, हमने अभी पार्टिसिपल फ्रेज पे काम नहीं किया, दैट इज अ वेरी गुड सेंटेंस, ठीक है। जब कल करेंगे तो फिर बताइएगा, दोबारा उसको लिख लेंगे। अच्छा जी, गोइंग आउट ऑफ द क्लास, द पंक्चुएशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट ही हैज यूज्ड अ कॉमा एंड द सेंटेंस इज करेक्ट, एंड विदाउट अ कॉमा इट्स रॉन्ग, ठीक है। गोइंग आउट ऑफ द क्लास, नाउ वी डोंट नो हु इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास, वी शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप कहें गोइंग आउट ऑफ द क्लास वी, ये एक चंक नहीं है। चंक्स क्या होते हैं जिन्हें एक सांस में पढ़ा जाता है? गोइंग आउट ऑफ द क्लास ब्रेक, वी शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन या वी शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन, एक सांस में चल रही होती है, ठीक है। आपकी सांस टूटती है, हु शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन? वर्ब से मुराद होती है टेंस, ये है हमारा टेंस, शुड ऑब्जर्व। हमारा टेंस गोइंग नहीं है। स्टूडेंट्स काम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स गोइंग नहीं कर रहे। गोइंग आउट ऑफ द क्लास डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट्स की हालत क्या है जब वो डिसिप्लिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये खूबी बन गई ना, हमें स्टूडेंट्स की हालत पता चल रही है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। गोइंग आउट ऑफ को अगर हम बदल दें, हम कहते हैं कमिंग टू द क्लास, कमिंग इन टू द क्लास, इन टू, because you are coming in an enclosure, ठीक है। Coming into the class, the students observe discipline. अब इसमें students के बारे में additional information क्या है? They are coming to the class, coming into the class, ठीक है। So हमें वो modify कर रहा है, students काम सेम कर रहे हैं। हाँ, इसको change कर सकते थे, जैसे यहाँ पे change हुआ when I entered the class, the teacher was going out of the class। इसमें going जो है वो verb है, इसमें गोइंग जो है वो पार्टिसिपल है। इस पे हम कल जरा ज्यादा तफसील से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये टेंस नहीं है। जब टेंस नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये पार्टिसिपल है, ठीक है। यहाँ पे टेंस है। टेंस कैसे बना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। ये हमारे लिए क्लू है। टू फाइंड द आंसर वी मस्ट एनालाइज द सिचुएशन थॉरली। अब इसमें वी जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा, अभी लगाती जाऊंगी। वी आर नॉट डिस्कसिंग पंक्चुएशन एट द मोमेंट। अच्छा, वी जो है वो इस जुमले के अंदर एनालाइज कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। टू फाइंड द आंसर जो है ये पर्पस है एनालाइज करने का, लेकिन ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। या तो ये होता ना, वी मस्ट फाइंड द आंसर,
तो हम कहते हैं जुमले में फाइंड का काम हो रहा है। जुमले में फाइंड का काम नहीं हो रहा, जुमले में क्या काम हो रहा है? एनालाइज का। ठीक है, एनालिसिस चल रहा है। क्या था आगे? ओके, इन माय ओपिनियन तो हमने खत्म कर दिया था। अच्छा जी, बताएं कोई सवाल। वैसे तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, we को फ्रंट पे ले आके कॉमा लगा के to find the answer must analyze the गुड, वो भी कर सकते हैं। कमांड और पोजीशन के साथ आ जाएगा। हमने टू फाइंड द आंसर को एज नॉन एसेंशियल क्लॉज यूज कर लिया। ठीक है, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज गुड। वो एसेंशियल में चला जाएगा ना, नहीं, नॉन एसेंशियल। जब we को आगे रखेंगे तो। ओके, टू फाइंड द आंसर जो है ना, वो वही को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अगर वो वही को डिस्क्राइब कर रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये इसेंशियल हो सकता है। ठीक है, वैसे ये नॉन एसेंशियल है। दूसरी बात ये कि जो चीज कॉमा के अंदर आती है ना, दो कॉमास में, वो होती है नॉन एसेंशियल, और इसेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो हमेशा कॉमे के बगैर आती है। अभी क्योंकि हमने रिलेटिव क्लॉज पढ़ी नहीं ना, इसलिए हम इस पर भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ बताएं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप राइटिंग को आज तक आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते आए हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज डीकंस्ट्रक्टिंग लैंग्वेज। तो हमारे सामने एक जुमला दिया हुआ है, हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन किस में कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, उनका ऑटोमेटिकली एक एक्सप्रेशन डेवलप हो जाता है, उनका ऑटोमेटिकली वो अच्छा लिख लेते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होती, उल्टी पुल्टी किताबें पढ़ ली, ठीक है, या अंग्रेजी में मेहनत नहीं ज्यादा की होती, बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट। अब इस स्टेज पर आके उन्हें रैशनली कॉन्शियसली खुद ब्रेक डाउन करना पड़ता है। यू गाइस आर सेंसिबल इनफ। शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, हफ्ते की प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि लिखा कैसे जाता है। इस हफ्ते हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक में मैं आपको जो पहली क्लास करवाऊंगी, दैट वुड बी ऑन फ्राइडे, हम अखबार का एक आर्टिकल इधर प्रोजेक्टर पे खोल के उसको ब्रेक डाउन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब में, वर्ब कैसा है, उससे आपको समझ आएगी और आपको अंदाजा होगा कि किसी भी लिखी हुई चीज को पढ़ना कितना आसान होता है। ठीक है, उसी से आपकी प्रेसी निकलती है, सब कुछ निकलता है। तब तक आपने ये काम करना है खुद। ठीक है, काम आपका ये है कि कल आपने आज जाके आपने अखबार में से कोई भी आर्टिकल कॉलम निकालना है, न्यूज स्टोरी नहीं निकालनी। इट कुड बी एडिटोरियल, इट कुड बी अ कॉलम, इट कुड बी अ फीचर। उसमें आपने पूरे में सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना। सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे? आपके सामने जुमला बना है, जुमले को सवाल बनाए, जुमले में हु लगाए या व्हाट लगाए। इससे आपको पता क्या चलता है? इससे आपको आइडिया होगा कि लिखने वाला लिखता कैसे है, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करता है, सब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करता है। अखबार की राइटिंग अच्छी राइटिंग क्यों होती है? क्योंकि उसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। आपको अपने राइटिंग में सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले दूसरे के लिखे हुए में देखें, फिर अपनी राइटिंग में लिखें। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक तो आप आर्टिकल में ढूंढ के लाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब, आर्टिकल को आप अखबार में से काट के लेकर आ सकते हैं। वैसे वो बिल्कुल अभी आप गलत भी करेंगे तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपको हर जुमले में लगे कि सब्जेक्ट वर्ब 5-5, 6-6 आ रहे हैं तो भी ठीक है, पॉइंट आउट करें। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है। व्हाट इज पाकिस्तान, ये ऊपर आपका टाइटल होगा और नीचे फिर आप शुरू करेंगे कि पाकिस्तान इज, दैट कुड बी पाकिस्तान का रकबा, दैट कुड बी पाकिस्तान के लोग, दैट कुड बी पाकिस्तान इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, एनीथिंग, बट आई नीड अ पॉजिटिव पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान। पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं लिखना पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, मिसिंग पर्सन भी नहीं लिखना। ठीक है, एंड सजेस्टेड मैम कोई असाइनमेंट आई मीन रीडिंग अभी नहीं दूंगी, ग्रामर की बुक आई विल रिकमेंड फ्रॉम टुमारो, लेकिन अभी उसमें से करना कुछ नहीं है। सो हाँ, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, बाय रेन एंड मार्टिन। दिस इज अ वेरी गुड बुक। ये आपको रिकमेंड की जाती है CSS FPSC की तरफ से, और इसमें से आपकी अक्सर प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन आई होती है, करेक्शन इसमें से आती है।
अब आपने कभी की नहीं होती ना, करेक्शन 4-5 मिनट में से आ जाते। मैम उसके लिए बेस्ट ज़्यादा ब्रशअप रहती है। इसमें तो जुमला भी उठा के दे दो, ब्रशअप इज कंपैरेटिवली इजियर, यस उसकी लैंग्वेज आसान है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है सब्जेक्ट वर्ब की, वो भी करके देखो, पढ़ी हुई है। ठीक है? वो बुक आपके, हाँ ये वाली हाई ऊपर करके दिखा देगा। दिस इज योर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, इट कम्स विद अ की, तो 100 रुपए की भी आती है इसकी, उससे फायदा होता है। मेरे दौर में तो जब मैं स्टूडेंट थी तो 100 रुपए की आती थी, तब ये 250 रुपए की आती थी। रेमंड मर्फी की भी एक बुक है, उसके बारे में क्या है? बहुत आसान है, इजी है। ठीक है? इसके साथ की का फायदा ये होता है कि आप अपने जवाब को भी फौरन चेक कर लेते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज, ठीक है, वो आपने करनी है। वैसे ये किताब डाउनलोड भी हो जाती है, आई बिलीव कि डाउनलोडेड किताब के ऊपर काम नहीं हो सकता, तो जब तक किताब गंदी नहीं होती ना, उसको पढ़ने का हक नहीं अदा होगा। तो जब आप CSP बन जाएंगे तब महंगी महंगी किताबें लेके उसको अपनी लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में, पर्सनल कलेक्शन में सजा लीजिएगा। अभी जो किताबें आपके पास है उनको गंदा कर लें फुल, ठीक है? तो उससे आपको समझ ज़्यादा आ रही होती है और फिर आपके नोट्स बन रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, गिव मी अ 5 मिनट्स ब्रेक, फिर हम ऐसे की क्लास शुरू करते हैं। तो ऐसी वाली क्लास के लिए आपके 2 काम हैं। एक काम ये है कि आप अखबार में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढेंगे, और दूसरा काम है यू आर सपोज्ड टू गिव मी 1 पैराग्राफ। और बराए मेहरबानी सर से काम नहीं उतारना कि मेरे मुंह पे लाके मारेंगे, मिस ये 4 लाइनों का पैराग्राफ, इट शुड बी सब्सटेंशियल, ठीक है? सो आप पाकिस्तान को डिस्क्राइब करें, गिव मी समथिंग सब्सटेंशियल। ये काम आपको तब मदद करेगा जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि मैम ने किसी टाइम पाकिस्तान को डिस्क्राइब करा दिया था। मैम एडिटोरियल आप ही कोई सिलेक्ट करके बता दें ताकि सारी कंसिस्टेंसी हो जाए पूरी क्लास में, और SSP कर लें आप सब कोई। मैंने एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब पे असेस करना ही नहीं है क्योंकि वो गलती होना है, ठीक है? फिर भी एक असेसमेंट हो जाएगा। ये कौन सा अखबार है? निकाले था इसमें से एडिटोरियल, अभी कर लेते हैं। आज सैटरडे है, तो सैटरडे में बस 5 मिनट के बाद ओके। मोस्ट कंफ्यूजन ये होती है कि सब्जेक्ट कभी मतलब होता नहीं है, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। वो नजर का फर्क है, होता है सब कुछ है। ओके जी, RSPs अंडर थ्रेट। RSPs अंडर थ्रेट, ये है आपका सैटरडे का डॉलर, ठीक है जी? इस पे आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कहना भूल गई थी। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है गलत सलत, इट्स टोटली फाइन, उस गलत सलत को करके ले आए, ठीक है? पहले गलत करेंगे 2-3 दफा, चौथी दफा में ठीक हो जाता, ठीक है? ओके जी, गिव मी 5 मिनट्स, फिर ऐसे